वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का जो हमारा सीरीज़ है सेकंड सीरीज़ यूपीपीएससी नॉर्सेट और ईएसआईसी के लिए। तो स्पेशली ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए गए हैं जिनका पेपर है अक्टूबर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अभी रिसेंट में 3-4 दिन का गैप हो गया है क्योंकि कुछ मेडिकल इशू कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियोज़ अपलोड नहीं किए जा पाए, बट कोशिश करूँगी कि अभी कंटिन्यू क्लासेस रखी जाए आपकी, ताकि आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहे। और जिनका एमपीएनएचएम का रिज़ल्ट आ गया है और साथ ही साथ एमपी में अलग अलग जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम हुए थे उनका भी रिज़ल्ट आ गया है, तो आप लोग ऑलमोस्ट चेक कर चुके होंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो वो भी मैंने जितने भी जिनके डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। बट आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। क्वेश्चन था विच मॉस्क्यूटो इज स्प्रेड बाय डिसीज काला अजहर। तो जो काला अजहर है किसके थ्रू फैलता है? ऑप्शन में था सैंड फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई या फिर बेड बग्स। तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। सही आंसर है सैंड फ्लाई। काला अजहर किसके द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई के द्वारा। आज के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ डाइट that a nurse should suggest for a diabetic patient who would be। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको किस टाइप की डाइट सजेस्ट की जाएगी? ऑप्शन में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो विटामिन डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या फिर हाई फैट डाइट। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए जो डाइट हमेशा सजेस्ट की जाती है वो होती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा ना बढ़े। तो यहाँ पर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट सजेस्ट की जाएगी किनके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए। और यदि हार्ट पेशेंट के लिए पूछते हैं तो लो सोडियम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए पूछते हैं तो लो सोडियम डाइट है जो सजेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गट इज़म। तो गट किस टाइप की डिसीज़ है? ऑप्शन में है डिजनरेटिव डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो गट किस टाइप की डिसीज़ है? तो गट है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। किस टाइप से? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इसलिए है क्योंकि जो यूरिक एसिड है इसमें बॉडी में प्रॉपर इसका क्या नहीं हो पाएगा, जो एक्सक्रीशन है बॉडी से वो ना हो पाएगा और ये क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। यूरिक एसिड तो जनरली ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होगा या फिर जो भी जॉइंट्स के चारों तरफ जगह रहेगी, स्पेस होगी, वहाँ पे होगा। इसके कारण बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, रेडनेस रहेगी। तो ये किसके कारण होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे आप याद रखें, यदि आपको एग्जाम में आता है कि गट में यदि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो किसका यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो रही है? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में, जिसके कारण हाइपर यूरिसेमिया की कंडीशन होती है। तो हाइपर यूरिसीमिया का मतलब है कि हाई लेवल ऑफ जो यहाँ पर यूरिक एसिड है उसका बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और गट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है उसका ऑक्यूमुलेशन होने लगता है जॉइंट्स के पास, जिसके कारण जॉइंट्स में पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन। तो आफ्टर बर्थ के बाद, जन्म के बाद जो हार्ट रेट है इन्फेंट की वो कितनी होगी? ऑप्शन में 100 एंड 180, 130 एंड 70, 120 एंड 160 या फिर 100 एंड 130। जो नॉर्मल हार्ट रेट की रेंज हो सकती है आफ्टर बर्थ बेबीज़ में वो होती है 120 से 160 पर मिनट। यदि इस हार्ट रेट में कोई भी क्या होगी, हार्ट रेट में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो बेबीज़ में अलग अलग तरीके की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। बट जो हार्ट रेट की रेंज होती है वो कितनी होती है? 120 से 160। आफ्टर इन्फेंसी के बाद जो पीरियड्स स्टेज होती हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है हार्ट रेट कि जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तब अलग होगी, धीरे धीरे कम होती जाती है। बट हाईएस्ट यदि आपको याद रखना है तो वो इन्फेंट एज में ही रहती है, जनरली आफ्टर बर्थ के बाद 120 से 160। नेक्स्ट इज बेड्स सेल्स इन द ब्रेन आर फाउंड इन। जो बेड सेल्स हैं ब्रेन में कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन में थैलेमस, सेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स। तो बेड सेल्स हैं ब्रेन में पाई जाती हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। जो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में,
तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर 5th लेयर है जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स की, यहाँ पर क्या होंगी, बेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बेड सेल्स हैं इनकी जो साइज है वो 100 न्यूएम डायमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे देखिए आप, न्यूरॉन होते हैं तो उन्हीं में से एक टाइप है बेड सेल्स। अलग अलग टाइप के जो न्यूरॉन है, सेंसरी मोटर और प्राइमेडियल न्यूरॉन। तो जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है यहाँ पर इस तरीके से बेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में यूपीसीएचओ एग्जाम में भी आया है कि सबसे फेवरेबल फीमेल पेल्विस कौन सी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ऑप्शन में है एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड। तो जो सबसे फेवरेबल पेल्विस होती है फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी पेल्विस? गायनेकॉइड पेल्विस। यहाँ पे इमेज दी हुई है जिसमें इनलेट आया था अभी एग्जाम में कि जो राउंडेड इनलेट है वो किस टाइप की पेल्विस है। तो राउंडेड इनलेट होती है किसमें होती है गायनेकॉइड पेल्विस में, जो कि मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है। ओवल शेप है जो एंथ्रोपॉइड होगी, एंड्रॉइड ट्रायंगुलर शेप रहती है, और प्लेटिप्लॉइड में क्या होगा, ट्रांसवर्सली ओवल। यहाँ पर ये देखिए इनलेट आता है हमेशा एग्जाम में कि इनलेट किस टाइप की होती है। तो इनलेट गायनेकॉइड जो पेल्विस है राउंड, यहाँ पे यही जो 50% सबसे ज़्यादा पेल्विस यही होती हैं। और जब आता है एंथ्रोपॉइड तो ये ओवल शेप में। यहाँ पे आपको इनलेट मेनली याद रखना है और कौन है जो वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल पेल्विस मानी जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज ग्रीन इट इंडिकेट्स। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन में फीटल डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर प्री मैच्योरिटी। तो एमनियोटिक फ्लूइड है जनरली नॉर्मल क्लियर लिक्विड कलर का होता है, बट इन केस इसमें कुछ कलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोई अदर प्रॉब्लम की तरफ है जो इंडिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड यदि ग्रीन है दैट मीन्स फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है। और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि मेकोनियम प्रेजेंट है। यहाँ पर यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है ग्रीन है और आपको फीटल डिस्ट्रेस दिया ना होगा तो मेकोनियम स्टैंड होगा, तो आप मेकोनियम स्टैंड को भी मार्क कर सकते हो। मेकोनियम प्रेजेंट होता है तब फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होगी। यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है दैट मीन्स फीटल स्ट्रेस की कंडीशन है। गोल्डन कलर है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो है दैट मीन्स बेबी पोस्ट मैच्योरिटी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है। डार्क रेड कलर होता है दैट मीन्स बेबी जो क्या हुआ है एक्सीडेंटल हेमरेज की कंडीशन हुई है। और ब्राउन है मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है बेबी की। तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज याद रखनी है कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ऐसा होता है, यदि फीटल डिस्ट्रेस है दैट मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन टाइप से रहेगा। गोल्डन है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी है। ग्रीनिश येलो है तो पोस्ट मैच्योरिटी है। और यदि ब्राउन होता है तो इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, बेबी की यूट्रस में ही उसकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट इज हाई फाइबर डाइट सजेस्टेड फॉर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन दैट फैक्ट। तो जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं इनको मोशन पास करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए जो डाइट सजेस्ट की जाती है हाई फाइबर डाइट, तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, क्या फैक्ट है जिसके कारण ये डाइट सजेस्ट की जाती है। ऑप्शन में है इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इट डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, इट वर्क्स एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर नन ऑफ दीज। तो जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज, उनके लिए हाई फाइबर डाइट इसलिए सजेस्ट की जाती है कि जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको क्या हो, इंक्रीज हो। और जब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी तब कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ मिलेगा, इजीली स्टूल पास हो पाएगा। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं उनके लिए हाई फाइबर डाइट है जो हमेशा सजेस्ट की जाती है। इससे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज होगी और जो मोशन टाइट है वो इजीली पास हो पाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बॉर्न डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सी है जो फूड बॉर्न डिसीज है, खाने के कारण होती है बट ये किसी प्रोटोजोआ के कारण हो रही है। ऑप्शन में है अमीबियासिस, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन या फिर स्कैबीज। तो जो डिसीज है मेनली फूड बॉर्न डिसीज और प्रोटोजोआ के कारण हो रही है तो यह है अमीबियासिस, जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो क्या है, अमीबियासिस।
और एक फूड बॉर्न इलनेस है जो कि प्रोटोजोआ, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होगा, तो प्रोटोजोआ होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और जो डिसीज है वो क्या है, अमीबियासिस। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन द ह्यूमन बॉडी ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा ऑर्गन है जो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के, सॉरी फैट को तोड़ के, फैट का ब्रेकडाउन करके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन में लिवर, लंग्स, किडनी या फिर पैंक्रियाज। तो जो ऑर्गन हमारी बॉडी में है क्या करेगा, फैट को तोड़ के कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, तो वो है लिवर। क्योंकि जितनी भी चीज़ों की तोड़फोड़ होती है हमारी बॉडी में जनरली वो कहाँ पर होती है, लिवर में। तो फैट को तोड़ने के बाद क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल। तो इस कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी आर्टरीज में यदि ये डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण ब्लॉकेज के कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन में एंजियोप्लास्टी, एमनियोटॉमी, वेजाइनल इंड्यूस्ड एमनियोसेंथेसिस। तो यहाँ पर आंसर है एमनियोटॉमी। तो जितने भी ये क्वेश्चन है यहाँ पर रहने वाले हैं आपके लिए मैं बता दूं, ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग जो यूपीपीएससी का पेपर है आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। और यूपीपीएससी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कीजिए। और जिनका भी अब अपकमिंग टाइम में एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कोशिश करूँगी अब कि जितने भी टाइम आपका बचा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए कम टाइम है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू, उसके कारण आपके लिए क्लासेस एटलीस्ट 1 वीक से स्टॉप कर दी गई थी, बट कोशिश रहेगी आपकी कंटिन्यू की जाए सभी क्लासेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन द नर्स इंसर्ट द कैथेटर इनटू द स्टोमा अप टू। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जा रहा है जब, तो कैथेटर को स्टोमा से कितने ऊपर तक हमें इंसर्ट करना होगा। ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए यदि जब हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो स्टोमा कितने ऊपर तक होना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर ही क्यों होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज़ फार इनफ टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इनटू द बाउल। तो जो बाउल है वहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है डिस्टेंस इनफ रहेगा कोई भी सोल्यूशन पहुँचाने के लिए। इंसर्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज इनएडिक्वेट फ्लूइड में लीक बैक अराउंड द कैथेटर। यदि आप 5 सेंटीमीटर करते हैं, जो यहाँ पर हाइट पूछा है स्टोमा की, 5 सेंटीमीटर करते हैं तो फ्लूइड भी प्रॉपर नहीं जाएगा, वो भी लीक होने के चांसेस रहेंगे कैथेटर के पास। और 15 सेंटीमीटर करते हैं यदि, तो म्यूकोसा इरिटेट होगी, वहाँ पर ट्रॉमा हो सकता है। 8 सेंटीमीटर है जो क्या होगा, 8 इंच भी क्या कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की हम बात करें तो आपका राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर एक अप्रोप्रिएट हाइट रहेगी स्टोमा के लिए। तो यहाँ पे आपको मार्क करना होगा बी, 10 सेंटीमीटर। यदि 15 में मार्क करते हैं आप, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकोसा में ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि इरिटेशन के कारण। और यदि 5 करते हैं तो इनफ नहीं रहेगा, कैथेटर से जो फ्लूइड है वो लीक हो सकता है। नेक्स्ट इज NSB इज वन ऑफ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वेयर NSB स्टैंड्स फॉर। तो NSB एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो यहाँ पर NSB का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन में नॉन स्टेरॉइडल वैसेक्टोमी, नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी, नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पर NSB का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो NSB का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे भी कहा गया है कि एक बर्थ कंट्रोल मेथड है, तो ये क्या होगा, नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी। नॉन स्कैल्पेल वैसेक्टोमी जो मेल्स में की जाती है, तो यहाँ पर NSB एक क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड है। एक जब बर्थ कंट्रोल मेथड की बात आती है तो मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए आप कौन सी बर्थ कंट्रोल मेथड या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सजेस्ट करते हैं, तो वो होगी OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उनके लिए हम मिनी पिल्स सजेस्ट करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए।
तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड है जो परमानेंट मेथड है जो बर्थ कंट्रोल की वो अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। बर्थ कंट्रोल की जो अलग अलग मेथड है उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है न्यूबॉर्न बेबीज में। ऑप्शन में 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है MUAC होता है, वो होता है 9 से 11। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया 9 से 11, ये देखिए फुल लिस्ट दी हुई है, कैसे चेक किया जाएगा यहाँ पर। और पूछा है न्यूबॉर्न बेबी का, यदि आपसे चिल्ड्रन का पूछते तब डिफरेंट होता, बट न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है वो होता है 9 से 11, जो कि लेफ्ट अपर आर्म में। और ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि MUAC कहाँ नापा जाता है, तो जनरली मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस हमेशा आपके लेफ्ट हैंड में चेक किया जाता है। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो एज कम्पेयर टू, आप खुद से इवन बड़ों में बट बच्चों में सेम साइज होती है इसमें। तो यहाँ पर जो MUAC है कहाँ पे चेक किया जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म में, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। और ये MUAC क्यों किया जाता है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए, बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, सभी चीज़ों के लिए। तो यदि एट बर्थ न्यूबॉर्न पूछते हैं तो 9 से 11, 1 साल के बच्चे के लिए यदि यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज़ द नॉर्मल MUAC इन 1 year old चाइल्ड, तब आप 12 to 16 सेंटीमीटर कह सकते थे, बट यहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए पूछते हैं तो 9 to 11। 1 साल के लिए होता है 12 से 16 सेंटीमीटर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए होता है 16 से 17 सेंटीमीटर। 12 साल के लिए 17 से 18 सेंटीमीटर, 17 to 80 सेंटीमीटर, 18। और 15 ईयर के बच्चे के लिए 15 ईयर से लेके देन एडल्टहुड तक 20 to 21 सेंटीमीटर क्या है MUAC है। बट जनरली MUAC का यूज़ किस में आता है, तो जो एंथ्रोपैट्रिक मेजरमेंट होते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, उसमें किया जाता है। और उसको मेज़र करने के लिए जो टेप यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, साकेर टेप। साकेर टेप से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यदि साकेर जो टेप का जो बैंड ग्रीन कलर का शो हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे को क्या कंडीशन है। तो यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं साकेर टेप की इमेज दी हुई है, जो कि MUAC चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए भी साकेर टेप का यूज़ किया जाता है। तो MUAC का पता, सॉरी, जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, यदि हम MUAC करके देखते हैं तो यदि बच्चे की एज 1 year है और उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना निकलता है, 12 से कम निकलता है, तो फिर इसमें भी रेंज रख दी जाती हैं रेड, येलो, ग्रीन। यदि MUAC कितना हो, कम हो कितने से, 12.5 सेंटीमीटर से, दैट मीन्स बच्चे को क्या है, वेस्टेज प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। येलो में है तो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर, जो कि बॉर्डर लाइन पर माना जाएगा। ग्रीन का मतलब होता है मोर देन 13.5 सेंटीमीटर, जो कि नॉर्मल MUAC कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर साकेर टेप की रेंज है अलग दी हुई है। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 रेंज याद रखनी है कि एट द बर्थ जो बेबी, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का MUAC 9 से 11, फिर 1 साल के बच्चे की काउंटिंग से साकेर टेप यदि यूज़ किया जाता है तो 12 to 16 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन बैंड है जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ऑप्शन में फिजिकल ट्रॉमा, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस या फिर जर्म प्लाज्म डिफेक्ट। जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, सडनली होने वाले अबॉर्शन, जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता और जो कंसेप्शियस मटेरियल है वो अबॉर्ट हो जाता है, तो किसके कारण होते हैं जर्म प्लाज्म डिफेक्ट के कारण। जो कंसेप्शियस मटेरियल रहा है उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है या फिर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मोस्टली जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के होने के कारण जर्मोप्लास्ट डिफेक्ट हो सकता है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन टू एन एडल्ट क्लाइंट विच इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। यदि कोई नर्स क्या कर रही है, किसी एडल्ट क्लाइंट के लिए इंसुलिन एडमिनिस्टर करती है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही मेथड क्या होगी। ऑप्शन में है एडमिनिस्टर बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होल्डिंग द निडल एट द 90 डिग्री एंगल। सेकेंड ऑप्शन है इंजेक्ट बाय जेट्रिक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यूज अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो जितने भी जो इंसुलिन दिए जाते हैं वो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं, ना कि IV IM दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका और लास्ट ऑप्शन में इंट्राडर्मल एरिया। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो इंसुलिन दिया जाता है 2 इंच की 27 गॉज की जो निडल होगी, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू पर ही 90 डिग्री एंगल से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच की 27 गॉज की निडल है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, C। यूज अ 2 इंच 27 गॉज निडल एट अ 90 डिग्री एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये राइट और करेक्ट सेंटेंस होगा इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन RH नेगेटिव फीमेल डिलीवर्स अ बेबी शी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबुलिन विद इन। तो जो RH नेगेटिव मदर होती हैं उनको RH आइसो इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है, तो उनको क्या दिया जाता है, एंटी गामा ग्लोबुलिन। RH नेगेटिव मदर ने यदि कोई बेबी डिलीवर किया है तो उसको क्या दिया जाएगा, विद इन 74 कितने घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन देना होगा। ऑप्शन में 72 आवर, 48 आवर, 24 आवर या फिर 1 आवर। कितने टाइम के अंदर हमें देना होगा, तो हमें देना होगा 72 आवर के अंदर, 72 घंटों के अंदर। क्या करना है, यदि RH नेगेटिव फीमेल मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है तो उसके 72 घंटों के अंदर हमें उसको एंटी गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना होगा। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड्स बाय। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके कारण होता है। ऑप्शन में कफिंग, टचिंग, यूज ऑफ यूटेंसिल्स या फिर बाय ब्लड इन्फ्यूज़न। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा होता है कफिंग के द्वारा, खांसने छींकने के द्वारा। तो ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, जनरली स्नीजिंग, कफिंग, जो कि अभी रिसेंट में कोविड रहा, कोई भी कफ रही, वायरल फीवर रहा, तो ये सब क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। तो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन में लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन या फिर प्रोस्टेट। लार्जेस्ट ग्लैंड यदि बॉडी की पूछते हैं तब होगा क्या, लिवर। यदि आपसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होती थायराइड। यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड बस पूछा है तो लिवर, यदि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते हैं तब होगी थायराइड। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज इज। सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी होगी। ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, बॉयलिंग, हॉट एयर ओवन या फिर रेडिएशन। तो यदि हमें सिरिंज स्टरलाइज करना है तो कौन सी मेथड है जो बेस्ट होगी। तो ना तो हम सिरिंज को बॉयल कर सकते हैं, ना ही हॉट एयर ओवन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं। हम क्या सिरिंज जो रहेंगी ना हम उनको रेडिएशन में रख सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं और ना ही बॉयलिंग कर सकते हैं, बट उनको हॉट एयर ओवन में हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में आता है, यदि क्योंकि ऑटोक्लेव जब यहाँ पे शब्द वर्ड आता है तो आपको ऑटोक्लेव के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको सिरिंज का ही पूछे, ये पूछ सकते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में किस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे या फिर जो मेडिकल स्टरलाइजेशन होगा उसमें क्या है जो किया जाएगा। तो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर आता है जनरली एग्ज़ाम में आपको कितने ड्यूरेशन तक, तो 15 से 20 मिनट तक का ड्यूरेशन यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव के लिए। और जो 15 PSI यूनिट है वो उस पर एक रेंज पर टेम्परेचर सेट किया जाता है। नेक्स्ट इज सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। बच्चों में सडनली
वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जो जिन पर उन बच्चों का कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में पाइका, टिक सिंड्रोम, इकोलेलिया या फिर इकोपैरेक्सिया। तो बच्चों में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा या फिर ना भी देखा हुई बना आपने, बड़ों में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, किसी किसी की ऑटोमेटिकली अपने आप से आंखें झपकती हुई देखी होंगी आपने, बहुत कई बार आंखें ब्लिंक करेगा, जो कि उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास उसमें उसको कंट्रोल करने का कोई भी तरीका उनको नहीं है, पता इवन होगा भी नहीं, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टिक सिंड्रोम। क्या कहलाएगा? टिक सिंड्रोम। पाइका का मतलब होता है नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खाते हैं, चॉक खाते हैं, कुछ भी आइटम्स जो कि नॉन ईटेबल हैं, खाने के सब्सटेंस नहीं, उनको खाना कहलाता है पाइका। टिक सिंड्रोम का मतलब होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट का होना, जिन पर उसके बच्चे का या फिर उसके फादर पेरेंट्स का किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा। तो क्या है? टिक सिंड्रोम। इकोलेलिया में जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो कोई सामने वाला आपकी पूरी कॉपी करता है और रिपीट करता है, और इकोपैरेक्सिया में जो आप करते हैं उसकी कॉपी करेगा, तो होगा इकोपैरेक्सिया। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर चाणक्य विच किंग। तो चाणक्य थे जो किस राजा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आपकी यूपीपीएससी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चाणक्य किस राजा के यहाँ पर पीएम के तौर पर काम करते थे, या फिर किस राजा के यहाँ थे वो? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट इज पीएच ऑफ ब्लड इज द रेंज ऑफ। तो ब्लड के पीएच की रेंज कितनी होगी? ऑप्शन है 7.0 to 7.1, 7.25 to 7.35, 7.25 to 7.45 या फिर 7.5 to 7.6। तो ब्लड पीएच की जो ब्लड है उसकी पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 to 7.45। और एक रेंज आती है पीएच साइकिल की, तो पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल की जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? 0 to 14 तक। याद रखना है आपको, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 to 14 तक। नेक्स्ट इज टीबिया इज एक्सपेंडेड एट द लोअर एंड ऑफर अ बियरिंग सरफेस टू विच बोन। जो टीबिया बोन है एक लोअर एंड पर क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है, जो कि एक बियरिंग सरफेस बनाएगी। तो किस बोन के लिए सरफेस का निर्माण करती है या फिर बनाती है? ऑप्शन में कैल्सेनियस, फीमर, टेलस या फिर फिबुला। तो यहाँ पे टीबिया बोन है जो क्या हो रही है? लोअर एंड तक एक्सपेंड हो रही है, एक सरफेस प्रोवाइड करा रही है। किस बोन के लिए? तो ये सरफेस देगी, तो ये होती है टेलस के लिए। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ इस इमेज में आपको इजीली समझ में आएगा कि जो टीबिया बोन है, यहाँ पे जो टीबिया बोन है ये क्या दे रही है? यहाँ पे एक सरफेस दे रही है, ये सरफेस दिया हुआ है यहाँ नीचे की तरफ से आप जो देख रहे हैं टीबिया बोन को। तो इसने सरफेस दिया है, किसके लिए दिया है सरफेस? इसने दिया है टेलस बोन के लिए। देखिए नीचे की तरफ क्या है? टेलस, देन अपर साइड क्या है? टीबिया। तो ये जो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है किसके लिए? टेलस के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेलस। नेक्स्ट इज द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंसेस। तो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन में ईयर, आई, माउथ या फिर टंग। तो जो एक हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो हमें सुनने में और बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, तो वो है ईयर। ईयर का जो वेस्टिबुलोकोक्लियर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करता है? बॉडी बैलेंस को, बॉडी के मूवमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो कान का एक ही काम नहीं है कि आपको सुनाई बस देने का काम करे, ये आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का काम भी करता है। तो बॉडी बैलेंस का काम कौन करता है? ईयर का कौन सा पार्ट? तो इनर ईयर का वेस्टिबुलोकोक्लियर पार्ट है वो। नेक्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट इज लिगामेंट ऑफ टेरिड्स।
तो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट है कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन में है गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, ड्यूडोजिजोनल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन या फिर कोलोरेक्टल जंक्शन। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स रहेंगे कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं ड्यूडोजेजुनल जंक्शन के पास में। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इमेज दी हुई है। तो जहाँ पर ड्यूडोजेजुनल जंक्शन है, जहाँ पर लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, वो ये रहे। यहाँ पर ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, जो कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम से लेके जेजुनम जंक्शन के यहाँ पर जो यहाँ पर कहा गया है कि लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स हैं यहाँ पे बताए हुए हैं इस इमेज में, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, जो कि ड्यूडेनम से जेजुनम के बीच में रहेंगे। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू स्टरलाइज अ कैथेटर इज। तो कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था कि सिरिंज को किससे स्टरलाइज कर सकते हैं। अब है बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कैथेटर। ऑप्शन में ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या फिर रेडिएशन। बेस्ट मेथड है कैथेटर को स्टरलाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो वो होगी रेडिएशन। जनरली जो कैथेटर होते हैं उनको 2% ग्लूटाल्डिहाइड से कभी कभी स्टरलाइज कर दिया जाता है, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम। तो ना तो कैथेटर को फ्यूमिगेट कर सकते हैं, ना बॉयल कर सकते हैं, ना ही ऑटोक्लेव कर सकते हैं सॉरी क्या कर सकते हैं हम? रेडिएशन के थ्रू कैथेटर को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिल्क इजेक्शन इज ड्यू टू। मिल्क इजेक्शन किसके कारण होता है? ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एफएसएच। तो 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, मिल्क इजेक्शन एंड मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। तो यहाँ पर जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन पूछा गया है आपसे, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है यहाँ पर वो कौन सा है? तो वो है एस्ट्रोजन। और मिल्क प्रोडक्शन पूछते हम तब होता प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन को ही लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, तो वो है क्या? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या हो गया? मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन हो गया। बट जो मिल्क का प्रोडक्शन करता है आपकी बॉडी में, तो वो क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन करेगा, तो वो कौन होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच सिटी इज कॉल्ड ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पिंक सिटी पर सबको पता है कि वो है जयपुर। बताना है आपको कि ब्लू सिटी कौन सी है। ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो ब्लू सिटी है राजस्थान की, तो वो क्या है? जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ ऐसी जगह देखी होंगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लू कलर के हाउस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम दे दिया गया जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का ही एक शहर है, उसको जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट इज द हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन आर सीक्रेटेड बाय ऑर्गन ह्यूमन बॉडी। तो जो हार्मोन है पैंक्रियोजाइमिन एंड सीक्रेटिन, तो इन दोनों हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? ऑप्शन में है ड्यूडेनम, जेजुनम, अपेंडिक्स या फिर लिवर। जो हार्मोन पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को सीक्रेट करता है वो क्या है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम इस हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है, पैंक्रियोजाइमिन और सीक्रेटिन को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ड्यूडेनम। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसके सिंथेसिस के कारण बनते हैं? ऑप्शन में लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।